हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल चनवानी क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। आज की क्लास है हमारी बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथ्स की क्लास, जिसमें हमारी बुक चल रही है ग्रुप एंड रिंग थ्योरी, एंड इसमें हम चैप्टर सेकंड आपका पढ़ रहे थे लास्ट टर्म पे, पॉलिनोमियल रिंग्स एंड यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। तो इसके कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे क्लास में, और एक दो क्वेश्चन आई थिंक मैंने आपको घर से करने के लिए दिया था। आई होप आप में से सभी स्टूडेंट ने कर लिया होगा, जिन्होंने नहीं किया है कर लीजिएगा, ठीक है। आज के इस लेक्चर में हम कुछ थ्योरम्स कवर करने वाले हैं, कुछ एग्जांपल्स कवर करने वाले हैं। कुछ थ्योरम्स ऐसी हैं जिनके ओनली आपको स्टेटमेंट ध्यान रखने हैं, प्रूफ नहीं करना, और कुछ थ्योरम्स ऐसे हैं जिनके आपको प्रूफ भी करने हैं, ठीक है। तो जो भी है वो कवर करेंगे। सबसे पहले देखिएगा, दो आपके सामने लिखी हुई है थ्योरम जिनके आपको सिर्फ स्टेटमेंट याद रखने हैं, प्रूफ वाला भी इससे नेक्स्ट कराऊंगी। तो सबसे पहले देखिएगा, एक टर्म है डिग्री ऑफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। कोई भी दो पॉलिनोमियल्स आपको गिवन है, तो उनके सम और प्रोडक्ट की जो डिग्री होती है उसके बारे में है दोनों टर्म्स। कौन कौन सी, फर्स्ट और सेकंड। तो सबसे पहले थ्योरम देखिएगा, थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है कि लेट एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बी टू नॉन जीरो पॉलिनोमियल्स ओवर एन आर्बिट्ररी रिंग आर। यानी कि मान लिया एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स क्या है, कोई भी दो नॉन जीरो पॉलिनोमियल्स है, किसके ओवर, किसी भी एक आर्बिट्ररी रिंग आर के ऊपर। सो देन उस कंडीशन में दो कंडीशन अप्लाई होंगी। कौन कौन सी, फर्स्ट कंडीशन है डिग्री ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स क्या होगी, लेस देन इक्वल्स टू होगी किसके, मैक्सिमम डिग्री ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स और डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स के। इफ फंक्शन ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, यदि एफ ऑफ एक्स को अगर आप जी ऑफ एक्स में ऐड करते हो, यानी कि दोनों पॉलिनोमियल्स, कौन कौन से दो पॉलिनोमियल्स हमने माने, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, जब आप इनका सम लेते हो तो अगर इनका सम जीरो के इक्वल ना हो, यानी कि डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, जीरो के इक्वल ना हो, तो उस कंडीशन में जो डिग्री होगी एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स की, वो या तो बराबर होगी या छोटी होगी किससे, जो मैक्सिमम डिग्री होगी एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की, उससे। तो ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये किसके लिए था, सम के लिए। अब नेक्स्ट बात किसकी आती है, प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट में क्या होगा कि डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू होगी किससे, डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स से, इफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। यानी कि दो पॉलिनोमियल्स जो है हमारे पास एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, यदि उनका प्रोडक्ट जो है वो जीरो के इक्वल नहीं आता, तो उस कंडीशन में जो डिग्री होगी एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स की, या तो वो इक्वल होगी या वो लेस देन होगी किससे, डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स से। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या रखना है, याद रखना है, सब्जेक्टिव वालों को भी और ऑब्जेक्टिव वालों को भी। एक बात और, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि दी सीसीएस यूनिवर्सिटी के एग्जाम सब्जेक्टिव होंगे ऑब्जेक्टिव। तो देखिएगा, सीसीएस यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स आपके सब्जेक्टिव होंगे। मैंने पहले ऑब्जेक्टिव बोला था। ऑब्जेक्टिव बोलने के पीछे रीजन ये था क्योंकि कुछ जो प्रोफेसर्स थे उन्होंने बोला था कि नहीं ऑब्जेक्टिव ही होंगे, बट जब मैंने उन्हें प्रॉपरली ये दिखाया तब आप जब जल्दी कहते कि दीदी बता दीजिए, तो मैंने उस बेस पे वो वीडियो बनाई थी, जो कि मैंने डिलीट भी कर दी थी थोड़ी देर बाद ही, क्योंकि वो गलत इन्फॉर्मेशन मुझे लग रही थी, ठीक है, इस वजह से। तो उन्होंने क्या किया, अब जब हमने सभी जगह से पता किया, यूनिवर्सिटी की साइड से भी, कॉलेज से भी बिल्कुल अच्छे तरीके से, और वैसे भी यूनिवर्सिटी की साइड पे भी अगर आप देखोगे तो कभी जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में थे तब आपका एक नोटिस आया था जिसमें डिक्लेयर हुआ था कि आपके आने वाले जो एग्जाम्स होंगे वो सब्जेक्टिव पैटर्न पे होंगे। उसके बाद में अभी तक एनईपी के उस पर कोई भी अपडेट नहीं आई कि आपके एग्जाम सब्जेक्टिव होने वाले हैं या ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है। तो इसीलिए सब्जेक्टिव एग्जाम को ही प्रेफरेंस देते हुए सभी ने ये बोला है कि सब्जेक्टिव ही होंगे, तो आपको अपनी प्रिपरेशन जो है वो सब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही करनी है, ठीक है। और भाई वॉइस का थोड़ा सा ऐसा ही हो रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेना। अगर कोई वर्ड समझ में ना आए जो मैं बोलूं तो उसको आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। इसके बाद में सेकंड थ्योरम देखिएगा। सेकंड थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है कि लेट आर ऑफ एक्स बी द रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स ओवर अ रिंग आर, देन प्रूव दैट, यानी कि ये तो थ्योरम है क्योंकि प्रूफ हुई है आपकी बुक में, बट ये आपका नहीं आता मोस्ट एग्जाम में, तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि देन, आप प्रूफ दैट की जगह यहाँ पे देन रिप्लेस कर सकते हो। क्या कह रही है थ्योरम का स्टेटमेंट कि यदि आर ऑफ एक्स क्या है, रिंग है किसकी, पॉलिनोमियल्स की, किसके ओवर, ओवर अ रिंग आर, सो देन उस कंडीशन में आर क्या होगा, कॉम्यूटेटिव होगा
इफ, इस इफ का मतलब आपको पता है क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ। आर एक्स इज कॉम्यूटेटिव, यानी कि आर जो है वो कॉम्यूटेटिव होगा किस कंडीशन में, अगर आर एक्स कॉम्यूटेटिव है तो। सेकेंड कंडीशन है आर हैज यूनिटी इफ एंड ओनली इफ आर एक्स हैज यूनिटी, यानी कि अगर आर एक्स के अंदर यूनिटी होगी, प्रेजेंस होगी, यूनिटी वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो आर के अंदर भी यूनिटी होगी, यानी कि यूनिट एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि आर के कॉम्यूटेटिव होने के लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि आर एक्स कॉम्यूटेटिव होना चाहिए, और आर की यूनिटी होने के लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि आर एक्स भी क्या होना चाहिए, यूनिट एलिमेंट को रखना चाहिए। ठीक है, तो ये दो थ्योरम्स है जिनके आपको सिर्फ स्टेटमेंट ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट थ्योरम करते हैं जिसका प्रूफ आपसे एग्जाम में पूछने के चांस है। एक बार पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट थ्योरम देखिएगा क्या है, इफ R is an arbitrary ring and R dash is the set of constant polynomials in R of X, then R dash is isomorphic to R। थ्योरम क्या कह रही है कि यदि R क्या है, कोई भी आर्बिट्ररी रिंग है, एंड R डैश क्या है, कोई भी सेट है किसका, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स का, किसमें, Rx में, देन R डैश कैसा होगा, आइसोमॉर्फिक होगा R पर। इसका मतलब सपोज दैट अगर हमने कोई भी एक फंक्शन माना, चाहे f मान लो, फाइव मान लो, कुछ भी मान लो, तो आपको दिखाना होगा कि उसकी मैपिंग अगर हम किससे करें, R से R डैश पे करें, तो R डैश क्या होगा, आइसोमॉर्फिक, यानी कि आइसोमॉर्फिज्म वाली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब किसी भी फंक्शन को आइसोमॉर्फिक होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। वीडियो को पॉज करके देखती हूँ आप में से कितने स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे। ठीक है, चलो फिलहाल मैं बता रही हूँ कि किसी भी फंक्शन को आइसोमॉर्फिक होने के लिए कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। वो आपका 1 1 होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए, और होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब आप ये मत बोलना दीदी 1 1 ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन क्या होती है, क्यों, क्योंकि ये मैं आपको सबसे फर्स्ट लेक्चर में, जिस दिन ये वीडियो स्टार्ट की थी वाली बुक, उस दिन फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको सब कुछ क्लियर कर चुकी हूँ। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, कोई भी फंक्शन एक लेट करके उसके अकॉर्डिंग आप उसको 1 1 ऑन टू शो करोगे, होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन शो करोगे। अगर सभी कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो आप क्या कह दोगे कि जो R डैश है ये कैसी है, हमारी आइसोमॉर्फिक मैपिंग है किस पे, R पे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हमने मान लिया R डैश क्या है, कोई भी एक सेट है किसका, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स का, ये तो हमें दिया हुआ है। वी हैव क्या है हमारे पास में, R डैश कोई भी एक सेट है किसका है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स का। तो हमने मान लिया सेट के अंदर एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं ax टू दी पावर 0, फिर 0x स्क्वायर, ये आपको डेफिनेशन में मैं लिखा चुकी हूँ, फिर दोबारा बताने की आई होप नीड नहीं पड़ेगी। 0x क्यूब, इस टाइप से टर्म्स हमारी इंक्रीज होती रहेंगी, और कहाँ तक, यहाँ पर सभी के लिए एक किसको बिलोंग कर रहा है, हमारा R को बिलोंग कर रहा है, एक किसको बिलोंग कर रहा है, R को। टर्म्स कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक, कहीं पे भी एंड हो सकती हैं। अब यहाँ से आगे देखिएगा, ये हमने मान लिया R डैश कोई भी एक सेट है, तो यहाँ पे जो A है ये किसको बिलोंग कर रहा है, R को बिलोंग कर रहा है। हमें क्या करना है, कोई भी एक फंक्शन लेट करना है, तो सबसे पहले आप लेट कर लोगे, मान लिया फाइव कोई भी एक फंक्शन है सच दैट जिसकी मैपिंग शो की गई है R से किस पे, R डैश पे, R से R डैश पे। तो इस थ्योरम के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें प्रूफ क्या करना है कि R डैश कैसा आइसोमॉर्फिक है। इसका मतलब ये जो मैपिंग है ये कैसी होनी चाहिए, आइसोमॉर्फिक मैपिंग होनी चाहिए। ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म होने के लिए तो सबसे पहले देखिएगा जो फंक्शन है फाइव हमारा 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी। तो अगर हम मान लें फाइव इज 1 1, फाइव इज 1 1, सो सिंस हमारे पास में 1 1 की कंडीशन क्या होती है कि अगर हम यहाँ से फाइव ऑफ ए निकालें तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, फाइव ऑफ बी के इक्वल होना चाहिए। किसके इक्वल होना चाहिए, फाइव ऑफ ए इज इक्वल्स टू फाइव ऑफ बी। चाहे तो इससे पहले जहाँ पे आपने माना कि फाइव जो हमने कोई भी फंक्शन मान लिया जिसकी मैपिंग शो की गई है आर से किस पे, आर डैश पे, तो यहीं पे आप पहले किसकी वैल्यू निकाल लीजिए, नेक्स्ट लाइन में लिखना है, इससे नेक्स्ट लाइन में हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली किसकी, फाइव ऑफ ए की। फाइव ऑफ ए हमारा किसके इक्वल होगा, इस आर डैश सेट के एलिमेंट्स के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमारे पास में ये टर्म आ जाएगी ax 0 0x स्क्वायर 0x क्यूब, इस टाइप के टर्म्स इंक्रीज होती होंगी। यहाँ पे सभी के लिए एक किसको बिलोंग करेगा, आर को। दीदी ये फाइव ऑफ ए की वैल्यू हो गई, अगर हमें फाइव ऑफ बी की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर ए की जगह आप क्या पुट कर दोगे, बी पुट कर दोगे, और सभी के लिए बी किसको बिलोंग कर जाएगा, आर को बिलोंग कर जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करना, फाइव ऑफ ए की वैल्यू पुट करोगे आप ax टू दी पावर 0, 0x स्क्वायर। यहाँ पे फाइव ऑफ बी की वैल्यू जब आप पुट करोगे कितना आएगा, bx टू दी पावर 0, फिर 0x स्क्वायर। इस टाइप से टर्म्स आपकी इंक्रीज होती जाएंगी। अब आप देखिएगा इस टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट, इस टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट, यानी कि बाद वाली सभी टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। सो इम्प्लाइज दैट इधर से तो आपको क्या मिलेगा, ax टू दी पावर 0, और इधर से आपको क्या मिलेगा, bx टू दी पावर 0। सो इम्प्लाइज दैट x टू दी पावर 0 से x टू दी पावर 0 कैंसिल आउट कर दोगे आप, तो a किसकी इक्वल आ गया, b के। अगर a b के इक्वल आ गया इसका मतलब हमारी कंडीशन सही थी कि 5 कैसा होगा, 1 1 होगा। तो अगर 5 हमारा 1 1 है इन दोनों एलिमेंट्स के लिए, तो हम क्या कह सकते हैं कि 5 हमारा कैसा होगा, ऑन टू भी होगा आर पे। तो आप क्या लिखोगे, ऑल्सो 5 इज ऑब्वियसली ऑन टू आर। क्लियर है। अब इसके बाद में हमें क्या करनी है, होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन भी तो सेटिस्फाई करनी है। तो फाइव ऑफ ए प्लस बी निकालेंगे। पहले आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनकी वैल्यू ध्यान रखना। फाइव ऑफ ए की हमने क्या रखी, फाइव ऑफ बी की हमने वैल्यू क्या रखी, क्योंकि आगे इसकी जरूरत पड़ेगी तो वहां पे ध्यान रखेंगे। पहले आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ से आगे देखिएगा, नाउ अब हमें क्या निकालना होगा, फाइव ऑफ ए प्लस बी निकालना होगा। अगर हमारा यहाँ पे समझिएगा पहले फाइव ऑफ ए प्लस बी किसके इक्वल आ जाता है बच्चा, फाइव ऑफ ए प्लस फाइव ऑफ बी के इक्वल आ जाता है, तो हमारे होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। किसके लिए, तो प्लस के लिए है। सेम ऐसे हमें किसके लिए करना होगा, मल्टीप्लाई के लिए। फाइव ऑफ ए भी हमारा किसके इक्वल आना चाहिए, फाइव ऑफ ए इंटू फाइव ऑफ बी के। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो हम कह देंगे, और हाँ 1 1 1 तो हमारा ऑलरेडी हो चुका है, तो हम क्या कहेंगे कि फाइव हमारा कैसा, अगर इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो होमोमॉर्फिज्म है, और 1 1 1 2 भी कर रहा है तो क्या हो जाएगा, वो फिर आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। तो इस बात को हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। अब देखिएगा, जो हमने सेट माना था आर डैश, उसके थ्रू हमने फाइव ऑफ ए निकाला था, वो सिमिलर था, बट ए के प्लेस पे अब हमने क्या ले लिया, ए प्लस बी। तो उसमें फर्स्ट टर्म जो थी, उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट था, उसमें आप ए के प्लेस पे क्या पुट कर दोगे, ए प्लस बी, एक्स टू द पावर 0 प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x³ प्लस जोड़। इस टाइप से टर्म्स हमारी क्या हो जाएंगी, इंक्रीज होती चली जाएंगी। इसको हम और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखिए ए प्लस बी, एक बार ए के अंदर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे, एक बार बी के अंदर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे हम इसको कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ax टू दी पावर 0 0x प्लस 0x स्क्वायर प्लस डॉट प्लस b x टू दी पावर 0 0x प्लस 0x स्क्वायर प्लस डी। ऐसे कैसे लिख दिया, देखिएगा ax टू दी पावर 0 में जब आप ऐड करोगे bx टू दी पावर 0 तो a प्लस b हो जाएगा, x टू दी पावर 0 बाहर कॉमन हो जाएगा। 0x में आप 0x जोड़ोगे तो वही वाली वैल्यू निकल करके आएंगी एक तरीके से। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म में सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि बाकी के सभी एलिमेंट्स तो 0 ही है, तो हमें मेन इफेक्ट किससे पड़ रहा है, फर्स्ट टर्म से पड़ रहा है। बाकी के एलिमेंट सभी 0 है, तो वो हमने सिर्फ शो करने के लिए लिखे हुए, उनसे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा कैलकुलेशन पे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो ये किसकी वैल्यू है हमारे पास में, x टू दी पावर 0 प्लस 0x स्क्वायर, तो आप बोलोगे दी फाइव ऑफ ए की वैल्यू है, प्लस नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास में किसकी है, फाइव ऑफ बी की वैल्यू है। इधर क्या चल रहा था, फाइव ऑफ ए प्लस बी। तो ये तो हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हुई। अभी प्रोडक्ट वाली कंडीशन भी है, तो ऑल्सो हमें क्या निकालना होगा, फाइव ऑफ ए बी। तो देखिएगा अब यहाँ पे a प्लस बी के जगह पे हम क्या पुट करेंगे, ए बी, एक्स टू दी पावर 0 0x स्क्वायर प्लस 0x³। इस टाइप से टर्म्स इंक्रीज होती रहेंगी। यहाँ पे अगर आप देखोगे इस सेट को हम और किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ax टू दी पावर 0 प्लस 0x स्क्वायर
और इस बार मल्टीप्लाई का साइन आएगा, क्यों? क्योंकि जो नेक्स्ट एलिमेंट है बी वो ए के साथ में कैसा है, मल्टीप्लाई में है। अभी मैंने बताया बाकी के टर्म्स से आपको कुछ भी लेना देना नहीं, क्योंकि सभी टर्म्स कैसी हैं, जीरो हैं। तो मैं लेना देना किससे, सिर्फ फर्स्ट टर्म से है, ठीक है। अब यहाँ पे आप आगे इसको सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा 0x स्क्वायर, टाइप से टर्म्स इंक्रीज हो जाएंगी। अब यहाँ से अगर आप देखो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या ये हमारे पास में फाई ऑफ ए की वैल्यू है, इनटू ये हमारे पास में किसकी वैल्यू है, वही फाई ऑफ बी की वैल्यू है। तो यहाँ से फाई ऑफ ए भी हमारा किसके इक्वल आ गया, फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी के, यानी कि जो फाई है वो कैसा है हमारा, होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, 1 1 टू की को भी। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो आर डैश है वो कैसा होगा, आइसोमॉर्फिक होगा, किस पे, आर पे, जो कि हमें इस थ्योरम के लिए क्या करना था, प्रूफ करना था। तो आप क्या लिखोगे, हेंस आर डैश इज आइसोमॉर्फिक टू आर, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इसी के साथ में वाली थ्योरम आपकी कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। कोई डाउट है तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, नोट कीजिए इसको। देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें आपका डिविजिबिलिटी इन एन इंटीग्रल डोमेन। इससे मिलता जुलता ही एक टॉपिक आज जब हम आपकी बुक स्टार्ट करेंगे नंबर थ्योरी एंड गेम थ्योरी, उसमें भी आपको देखने के लिए मिलेगा, स्टार्टिंग वाला जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें। ठीक है, तो देखिएगा इसमें आपका टॉपिक क्या है, डिविजिबिलिटी इन एन इंटीग्रल डोमेन। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या कहते हैं कि सपोज 0 डज नॉट इक्वल्स टू a इज एन एलिमेंट ऑफ ए कॉम्यूटेटिव रिंग R। मान लीजिए एक एलिमेंट है 0 जो कि a के इक्वल नहीं है, तो उस कंडीशन में 0 हमने कोई भी एलिमेंट मान लिया किसका, एक कॉम्यूटेटिव रिंग R का। सो देन तब a इज सेड टू डिवाइडर ऑफ b बिलोंग्स टू R। तो उस कंडीशन में a को क्या कहा जाएगा, कब, यदि b जो एलिमेंट है किसको बिलोंग कर रहा है, R को। इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट c बिलोंग्स टू R, यानी कि देखो कोई एलिमेंट a है, ठीक है, एक अनदर एलिमेंट मान लिया हमने b, जो कि क्या होगा, किसको बिलोंग करेगा, R को बिलोंग करेगा। तो अगर वहां पर एक एलिमेंट c भी एग्जिस्ट करे जो कि R को बिलोंग करता है, तो हम कहेंगे a जो है वो b को डिवाइड करेगा। a क्या होगा, डिवाइजर होगा किसका, b का। क्या बताया मैंने आपको कि यदि आपके पास में एक एलिमेंट A है, एक अनदर एलिमेंट B भी है जो कि R को बिलोंग कर रहा है, जो भी सेट आपको दिया हुआ हो उसको, तो उससे अलग एक और अनदर एलिमेंट C भी वहां पे एग्जिस्ट करना चाहिए जो कि R को बिलोंग करेगा, तभी हम क्या कहेंगे, A जो है वो B का डिवाइजर होगा। ये इसकी डेफिनेशन कहती है, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल की। अब फॉर एग्जांपल, तो एग्जांपल आपके सामने लिखे हुए, देखो कैसे। इन द रिंग आई ऑफ इंटीजर्स, हमने मान ली इंटीजर्स की कोई भी एक रिंग है, ठीक है। सो वी हैव 3 डिवाइडेड 6, सिंस वी हैव 6 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2। हम क्या कह रहे हैं कि 3 जो है वो डिवाइजर होगा 6 का, 3 इज डिवाइजर ऑफ 6। तो 3 जब 6 का डिवाइजर होगा, किस बिना पे हम ये बात कह रहे हैं कि 6 सपोज दैट हमने कोई भी एक एलिमेंट मान लिया b, क्या मान लिया, b हमने कोई भी एक एलिमेंट मान लिया, तो a जो हमने लिया, a क्या होगा, डिवाइजर होगा 6 का। तो यहाँ पे अनदर एलिमेंट a के साथ में c भी ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर c यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, यानी कि इसकी उसमें मल्टीप्लाई कर दे तो ये आए, तो ही हम कहेंगे कि जो हमारा a है वो डिवाइजर है किसका, 6 का, अदरवाइज नहीं। अब देखिएगा 3 के टेबल में 6 आता है 2 टाइम्स, 3 2 6। और ये जो c है ये भी क्या होना चाहिए, उसी सेट का एलिमेंट होना चाहिए जिसका क्या है, ये 6 है। तो जैसे कि अब आप देखिएगा 2 जो है ये क्या है, हमारा इंटीजर्स का इंटीजर है, नहीं है, तो ये इंटीजर के सेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा। तो इसलिए जो हमारा c है ये भी हमारा इंटीजर है, तो इसलिए b अगर किसके इक्वल आ रहा है, a इंटू सी के इक्वल आ रहा है, तो हम कहेंगे a डिवाइजर है 6 का, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इस फॉर्म में, 3 इज डिवाइजर ऑफ 6, 3 इज डिवाइजर ऑफ 6। कैसे बोलेंगे इसको, 3 इज डिवाइजर ऑफ 6। आई होप क्लियर हो गया होगा, एक बार और समझ लीजिए। इन द रिंग आई ऑफ इंटीजर्स, जो रिंग है किसकी, इंटीजर्स की, उसमें हमारे पास में 3 है जो कि डिवाइजर होगा 6 का। क्यों, क्योंकि हमें पता है 6 किसके इक्वल होता है, 3 इंटू 2, और 2 हमारा किसको बिलोंग करता है, i, यानी कि इंटीजर्स को बिलोंग करता है। सो हाउएवर इन द रिंग ऑफ इंटीजर्स 3 इज नॉट अ डिवाइजर ऑफ 7। लेकिन अगर हम देखें कि जो रिंग है इंटीजर्स की उसमें जो 3 है वो डिवाइजर नहीं है किसका, 7 का। क्यों, क्योंकि वहां पे कोई भी अनदर एलिमेंट सी एग्जिस्ट नहीं करेगा,
जिसमें आप 3 की मल्टीप्लाई कर दो तो आपको 7 मिल जाए। तो हम क्या कहेंगे, 3 इज नॉट अ डिवाइजर ऑफ 7। किसके लिए, जो रिंग होगी इंटीजर्स की उसके लिए, यानी कि कुछ ही एलिमेंट्स के लिए डिवाइजर होगा, कुछ के लिए नहीं होगा। सेम एज सेकंड एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ इन द रिंग क्यू ऑफ रेशनल नंबर्स। अगर हम रेशनल नंबर की रिंग ले रहे हैं, सो वी हैव 3 इज डिवाइजर ऑफ 7, तो उस कंडीशन में 3 जो है वो डिवाइजर होगा 7 का। क्यों होगा, सिंस वी हैव 7 इज इक्वल टू 3 into 7 by 3, यानी कि हमें 7 मिल जाएगा कब, अगर हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 7 by 3 की। दी ऐसा हमने इसमें क्यों नहीं करा, ध्यान से देखो, ये रिंग है किसकी, इंटीजर्स की। इंटीजर्स के अंदर इंटीजर ही आएगा, आपका कोई भी रेशनल नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे हमने रिंग ली है रेशनल नंबर्स की, इसलिए हमने जो अनदर एलिमेंट सी लेट किया उसको हमने रेशनल नंबर की फॉर्म में लेट कर लिया। इसके एग्जाम्पल के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो दोनों में फर्क है, डिफरेंस है। आई होप आपको समझ में आएगा। ये इंटीजर्स का सेट इंटीजर्स है जो रिंग बना रहे हैं, और ये क्या है, रेशनल नंबर्स की रिंग है, तो दोनों में डिफरेंस है। तो रेशनल नंबर्स के लिए हम कह सकते हैं कि 3 7 का डिवाइजर होगा, 3 इज डिवाइजर ऑफ 7, बट इंटीजर्स के लिए हम ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है। तो इसमें जो ये 7/3 हुआ किसको बिलोंग करेगा, क्यों, यानी कि रेशनल नंबर्स को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये रूल था डिविजिबिलिटी का, किसके अंदर, इंटीग्रल डोमेन के अंदर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक लास्ट डेफिनेशन देखिएगा किसकी, यूनिट्स की। यूनिट्स क्या होती है कि लेट आर बी अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिट एलिमेंट 1, यानी कि हमने मान लिया आर क्या है, कोई भी कम्यूटेटिव रिंग है किसकी, यूनिटी एलिमेंट 1 के साथ, यानी कि आर एक ऐसी कम्यूटेटिव रिंग है जिसके अंदर यूनिटी एलिमेंट 1 क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। सो एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर इज अ यूनिट इन आर। तो इस कंडीशन में कोई भी एलिमेंट ए जो कि आर को बिलोंग करेगा वो क्या होगा, यूनिट होगा, किसमें, आर में। इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी बिलोंग्स टू आर, यदि वहां पे एक एलिमेंट बी एग्जिस्ट करे जो कि किसको बिलोंग कर रहा है, आर को बिलोंग कर रहा है, सच दैट ए भी किसके इक्वल हो, 1 के इक्वल हो। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि आर जो है वो कैसी है, कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिट एलिमेंट 1, ठीक है। याद रहेगी डेफिनेशन, एक बार दोबारा सुन लीजिए कि माना आर क्या है, कोई भी कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिट एलिमेंट 1, तो उस कंडीशन में एक एलिमेंट ए जो कि आर को बिलोंग होगा, आर को बिलोंग करेगा, वो क्या होगा, यूनिट होगा आर में। यदि वहां पे एक एलिमेंट बी ऐसा एग्जिस्ट करे जो कि आर को बिलोंग कर रहा है, और सच दैट ए इंटू बी किसके इक्वल हो, 1 के इक्वल हो। तो ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। बाकी इससे अलग जो इससे आगे के टॉपिक्स है एसोसिएट्स वगैरह, वो हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और जैसा आपको बोला, अक्टूबर तक आपके वाली जो बुक है ये कंप्लीट हो जाएगी, 15-20 अक्टूबर तक। ज्यादा टेंशन ना ले, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, बट आपसे जब बोल दिया अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हो जाएगा, आप उसकी टेंशन मुझ पे छोड़ दीजिए। लीनियर अलजेब्रा और आपकी ग्रुप एंड रिंग थ्योरी, ये तो दोनों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, दोनों तो 110% कंप्लीट हो जाएंगी। और जो बाकी की बची हुई 2 बुक्स हैं, यानी कि सेकंड पेपर वाली, उसमें से भी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह होंगे, क्वेश्चंस होंगे, वो सभी मैं आपको कवर करा दूंगी, जिससे आपका एग्जाम जो है वो अच्छे से कवर हो जाए, ठीक है। बाकी जब आपके मॉडल्स वगैरह बन जाएंगे तो भी मैं आपको अपडेट दे दूंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज भी आपको जल्द ही मिल जाएगी। सो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।